हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम अन्नू एंड वेलकम बैक वी क्रिएट जार ऑफ होल्डर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो होगा आपका रिवीजन बेस। इसके अंदर हम जो आपका अक्टूबर के अंदर एनटीए नेट का जो एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड कुछ कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं वो हैं आपके किससे रिलेटेड, लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड। और जो टॉपिक है इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कहाँ से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो हमने इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन डाले हैं और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि आपको प्रॉब्लम ना आए उनको सोल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। एक एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात और, हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका मोस्टली कवर कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकता है, फिर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से इजी से क्या हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी कमांड बन चुकी है सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वो वीडियो देखे फिर ये क्वेश्चन को सोल्व करे, फिर आपको पता लगे कि हाँ कितने अच्छे से टॉपिक हमारा क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इसने क्या कहा कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। तो आपको याद हो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट के अंदर वो एसेंशियल एलिमेंट है वो फोर्सेबल बाय लॉ है किसके अंडर, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो ही वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो देखो, दिस इज सम कंसिडरेशन फॉर इट, जिसके अंदर क्या हो, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। सेकंड क्या कह रहा है, पार्टी आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो क्या हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर कंसेंट इज फ्री एंड देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट हो और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, लॉफुल हो। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सभी को पता है, अगर वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने, आंसर क्या है इसका, डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या है, राइट आंसर है। एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सारे एसेंशियल एलिमेंट उसके अंदर होने जरूरी हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो सेक्शन 10 के अंदर कह रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्रीमेंट होना, दो पार्टी के बीच में क्या है, जरूरी है एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा एसेंशियल एलिमेंट के अंदर, कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। सेकंड क्या कह रखा है इसने, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टी की, वो जो पार्टी वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। और हाँ एक पार्ट और, वो डिस्क्वालीफाइड ना हो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। अगर ये पार्टी है तो क्या मानी जाएगी, वो पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी पार्टी मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट, वो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके फ्री कंसेंट से होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपको याद हो इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, बाय फ्रॉड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है ना, या फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कॉरिशन ना हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये कुछ पॉइंट किए थे हमने किसके अंदर, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी के अंदर। अगर इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या माना जाएगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। याद होगा आपको, ठीक है ना, जो भी पार्टी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके अंदर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको याद ना हो एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, मानो दो पार्टी है ए और बी, ए अपना मोबाइल फोन सेल कर रहा है तो इसके लिए जो ए है इसके लिए मोबाइल फोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बी को मोबाइल फोन मिल रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट हुआ, ए बी को क्या करेगा, मोबाइल फोन सेल करेगा, तो ए के लिए वो मोबाइल फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है, बी के लिए वो क्या है बच्चों, कंसीडरेशन है। अब बी इसके बदले में इसको क्या करेगा, जो भी पेमेंट करेगा, तो बी के लिए वो जो पेमेंट है वो क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, और ए को वो पेमेंट मिल रही है तो उसके लिए वो क्या है, वो कंसीडरेशन है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है और कंसीडरेशन भी है, तो ये क्या माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, नेसेसरी, जितनी भी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी है कि क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी लोग के द्वारा क्या है पॉसिबल है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। और जो
हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ परफॉर्म, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इजीली कर सके। ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे किसके अंदर, सेक्शन 10 के अंदर, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट है तो ये जो हमारा एग्रीमेंट है क्या बन जाएगा बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो बात क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो ऑफर है वो क्या, उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2A के अंदर। तो ऑफर हमने क्या पता करा, एक सामने वाली एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस दिखाती है क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए और किसी चीज को रोकने के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है ना। और सामने वाली पार्टी से क्या लेती है, उसकी एसेंट लेती है क्या करने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए और उस एक्ट से बचने के लिए। इसके हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए थे, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जो हमारा सी होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन ऑफर की डेफिनेशन क्या है, जब एक पार्टी विलिंगनेस रखती है, अपनी इच्छा रखती है कुछ करने के लिए और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और कुछ ना करने के लिए, विद द व्यू टू ऑब्टेन, और क्या लेती है, ऑब्टेन करती है क्या, एसेंट दूसरी पार्टी की, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं। और अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्रपोजल अपॉन एक्सेप्टेंस बिकम आ, प्रपोजल जहां पर मेरे को उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिल जाते हो क्या बन जाता है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, क्या जल्दी बोलो, हाँ क्या, प्रोमिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोमिस हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को प्रोमिस सेक्शन 2B के अंदर भी गिवन है। क्या डेफिनेशन दे रखी है, अ प्रपोजल, तब एक प्रपोजल या फिर हम पहले ऑफर, कुछ भी कह लो आप लोग, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। तो क्लियर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या कहता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्या होना चाहिए उसके अंदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए, वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ना हो, या फिर सेकंड डज नॉट हैव रीजनेबल टर्म, या फिर उसके अंदर कोई रीजनेबल टर्म ना हो, या फिर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर वो डिक्लेयर्ड कर रखा हो क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा पहले से ही वॉइड, या फिर बोथ ए और बी। तो सोच के बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सबसे पहली बात, वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ना हो। जो हमने सेक्शन 10 पढ़ा था वो क्या कहता है कि ये एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना चाहिए। अगर वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ए तो इसका आंसर होगा ही होगा। सेकंड देखो, डज नॉट हैव रीजनेबल टर्म, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमने पढ़ा था। वॉइड के अंदर आपको याद हो, अगर वो वॉइड, अगर वो पहले से डिक्लेयर नहीं कर रखा क्या, वॉइड किसने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। अगर वो वॉइड कर रखा है पहले से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, अपने आप ही वॉइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या कर रखे हैं, वॉइड कर रखे हैं। तो क्लियर ये, तो ए एंड सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है ना, बोथ ए एंड सी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट। हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कब, ड्यू डेट के ऊपर, तो उसको हम कौन सी ब्रीच कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे। सबसे पहले एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो आपको याद हो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, ड्यू डेट पर जिस दिन हमें परफॉर्मेंस करनी होती है उसी दिन ब्रीच करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि ड्यू डेट पे हमने क्या कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। अब बात आती है बच्चों ये एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। देखो क्या क्या रखा है ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, व्हेन पार्टी बिफोर द टाइम for the performance is due announces that he not going to perform the contract। तो मतलब कि जब जहां पर पार्टी परफॉर्मेंस टाइम आने से पहले ही ये अनाउंस कर दे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक है ना। और एक्चुअल ब्रीच अभी हमने देख ही लिया, जब ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, कब, तब परफॉर्मेंस डेट उसकी आ चुकी है, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तब हम उसको ब्रीच कर दे तो क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच। और परफॉर्मेंस डेट से पहले ही पार्टी अनाउंस कर दे कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, तो उसको क्या कहेंगे, एंटिसिपेटरी ब्रीच। बात क्लियर अच्छे से।
ये क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस अ क्लेम इज नॉट एनफोर्सेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वांटम मैरिट। आप नीचे केस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा क्लेम है जो क्वांटम मैरिट के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल नहीं है? आपको याद हो क्वांटम मैरिट हमने कहाँ पढ़ा था? रेमेडी, जहां पर एग्रीड पार्टी की रेमेडी की बात आती है। जब एक पार्टी क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है और जो सामने वाली पार्टी होती है, ठीक है ना, डिफॉल्टर पार्टी के अलावा, वो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीड पार्टी। तो उसके लिए कुछ रेमेडी अवेलेबल है, तो उसके अंदर हमने एक रेमेडी पढ़ी थी, क्या? क्वांटम मैरिट, ठीक है ना। कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, कुछ केस दे रखे हैं, तो आपको ये बतानी है जो ये केस गिवन है इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो क्वांटम मैरिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बात याद रखना, आपसे एंटी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जिसके अंदर नोट आए, ठीक है ना, इसके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ए एंगेज्ड बाय बी, ए क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, किसके साथ? बी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? टू राइट अ बुक, एक बुक लिखनी थी, टू बी पब्लिश इन, जो कि पब्लिश होनी थी किसके अंदर? इंस्टॉलमेंट इन वीकली मैगजीन। जो वीकली मैगजीन थी उसके अंदर क्या होनी थी? वो पब्लिश होनी थी। लेकिन जो मैगजीन थी वो क्या होगी? अबंडन, मतलब कि वो बीच में ही, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो बीच में ही क्या हो गया? खत्म हो गया। जो मैगजीन थी वो बीच में ही क्या होगी? खत्म होगी आफ्टर अ फ्यू इशू। अब ये बताओ क्या ये क्वांटम मेरिट के अंदर इंक्लूड होगा? अगर आपको याद ना हो क्वांटम मेरिट क्या था? एज मच एज ही अर्न। आपको ये टर्म याद हो तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? जितना आपने काम किया है, जितना भी सामने वाली पार्टी ने काम किया है, उसको उसके बदले उतनी पेमेंट मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि बुक राइट करेगा, जो कि क्या होनी थी? इंस्टॉलमेंट में वीकली मैगजीन के अंदर क्या होनी थी? पब्लिश होनी थी। लेकिन वो कुछ टाइम बाद क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में ब्रीच हो गया। लेकिन जितना भी वर्क परफॉर्म किया होगा ए ने, उसके बदले बी की क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए को क्या करे? उसकी पेमेंट करे। तो यहाँ पर ये क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। बात क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ए इज एम्प्लॉयड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। ए को एम्प्लॉयड किया गया, रखा गया कंपनी के अंदर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी, इट इज फाउंड दैट द डायरेक्टर वर नॉट क्वालिफाइड टू द अपॉइंटमेंट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या लगा? कुछ टाइम तो उसने अपनी सर्विस रेंडर की, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या पता लगा कि जो ये डायरेक्टर अपॉइंट किया है ये क्वालिफाइड नहीं है जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या ए को पेमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो यहाँ पे क्वांटम मेरिट मिलना चाहिए ना। जितना भी काम किया होगा ए ने, जितने भी दिन रेंडर की होंगी सर्विस उस कंपनी के अंदर, तो उतने दिन की पेमेंट ए को मिलनी चाहिए। यही क्या कहता है क्वांटम मेरिट, जितने दिन आपने काम किया है एज मच एज ही अर्न। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, तो बी भी क्या होगा? क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब सी पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट क्या कहता है बच्चों? A undertake to build a house for B for rupees 25,000, but after having done half the work, he abandons the contract। मतलब कि हाफ ही वर्क हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बीच में टूट गया, ठीक है ना। B आफ्टरवर्ड कंप्लीट द हाउस, लेकिन B ने बाद में वो घर पूरा कर दिया। तो क्या इसके अंदर क्वांटम मेरिट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है, क्या? बाद में, ठीक है ना। आफ्टरवर्ड ही कंप्लीट द हाउस, उसने क्या किया? बाद में उस घर को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो सी, इसने पूछ क्या रखा कि कौन सा क्वांटम मेरिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो सी क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा, ठीक है। तो डी क्या है? एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। ए ने क्या किया? डेकोरेट किया बी का फ्लैट, और उसके अंदर वार्डरोब और उसका बुक केस क्या कर दिया? फिट कर दिया। फॉर लमसम रुपीज, कितने रुपए में? 15,000 में। लेकिन तब वर्क डन हुआ, ठीक है, द वर्क इज डन, बट बी कंप्लेन, बी ने क्या कंप्लेन की कि उसने जो काम किया है वो गलत किया, मतलब कि अच्छा काम नहीं किया। तो यहाँ पर ए को वो पेमेंट क्या है? मिलनी चाहिए जितना उसने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलनी चाहिए? पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल होगा। तो सिर्फ क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल कहाँ नहीं है बच्चों? सी वाले केस में क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल नहीं है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर आपने कोई हाफ काम करवाया है, बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट उसका पसंद नहीं आया, तो उस केस में जितना भी काम किया है सामने वाली पार्टी ने, एग्रीड पार्टी ने, तो उसको उसके बदले जितना भी काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलनी चाहिए।
तो सी के केस में क्या था, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया तो उसको तो कंप्लीट पेमेंट ही मिलेगी, तो क्वांटम मेरिट की तो बात है ही नहीं सी के केस के अंदर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी है जो मेरा क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल नहीं है। बात क्लियर यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वांटम मेरिट की डेफिनेशन लिख रखी है, व्हाट वन हैज अर्न, कि एक कितना अर्न किया है, या फिर एज मच एज ही अर्न, ठीक है ना। इन सिंपलर टर्म इट रेफर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू परफॉर्म, मतलब कि जित एक्चुअल वैल्यू देना जो उसने सर्विस या फिर कोई भी एक्ट जो भी सर्विस उसने क्या की है परफॉर्म की, उसकी एक्चुअल वैल्यू उसको रेंडर करना ही क्या कहलाता है आपका क्वांटम मेरिट। बात क्लियर है आप पे अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेवंथ क्वेश्चन आपका, डैश आर द कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय द लॉ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के द्वारा इम्प्लाइड है, बताओ सोच के जल्दी बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो लॉ के द्वारा इम्प्लाइड है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्या सभी के मीनिंग क्लियर है सभी को। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले इनके मीनिंग देखो फिर इसका आंसर देना मेरे को, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो एक बार मीनिंग देखो इसके जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन कर रखा है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब स्पेसिफिक इवेंट हैपन हो जाए उसके बाद हमारी कोई लायबिलिटी अराइज हो, ठीक है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद हो हमने किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, किससे कैसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वहां पे हमने एज ए श्योरिटी काम किया था, मान लो कोई पर्सन गारंटी देता तो एज ए श्योरिटी होता है वो, अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता तो तब उसकी क्या बनती है बच्चों, लायबिलिटी बनती है क्या करने की, पेमेंट करने की, तो सेकेंडरी लायबिलिटी हुई ना, तो वो क्या हुआ आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक इंश्योरेंस का एग्जांपल और, मान लो आपने जर्नल इंश्योरेंस करवा रखी है, ठीक है ना, आपने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई, तो आपको इंश्योरेंस है जो उसके अमाउंट कब मिलेगी, तब आपकी कार का जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कि जब भी कार का क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा तभी तो इंश्योरेंस मिलेगी ना, तो उस केस में वो भी क्या हुआ एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पर कोई सर्टेन इवेंट हैपन होने के बाद ही क्या मिले, कोई अमाउंट मिले, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक इवेंट हैपन होने के बाद ही क्या हो वो लायबिलिटी अराइज हो, उसको क्या कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, ठीक है ना, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, वो क्या उस इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कोलेट्रल, मतलब कि सेकेंडरी टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, मतलब कि सेकेंडरी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो क्या कहलाएगा आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसी भी पार्टी के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या करता है लॉ क्रिएट करता है कुछ राइट एंड ओब्लिगेशन उन पार्टी के बीच में, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बच्चों वो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या है वो, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, मतलब कि किसी पर्सन को अनजस्ट, जस्ट तो मतलब कि नॉर्मली, लेकिन अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है, किसी को बेनिफिट हुआ है किसी वन पर्सन को, कैसे एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, मतलब कि दूसरे का लॉस होकर, ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ पे ये कह रही है अगर किसी को कोई बेनिफिट हुआ है किसी पार्टी को और दूसरे का उसके कारण क्या हुआ दूसरे पर्सन का लॉस हुआ है, तो वहां पे अपने आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, देखो कुछ सेक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है कैसे कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो लॉ है अपने आप कुछ राइट एंड ओब्लिगेशन क्रिएट कर देता है दो पार्टी के बीच में, जहां पर अपने आप क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देखो वो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है, जैसे सेक्शन 68 के अंदर क्या कह रखा है, बेसिक नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कुछ ऐसी बेसिक नेसेसरी अगर आपने सप्लाई की है किसको, इनकम्पिटेंट पार्टी को, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए क्या है इनकम्पिटेंट है वो पार्टी, और उसको आपने क्या किया कुछ बेसिक नेसेसरी सप्लाई की है, तो उस केस में वो इनकम्पिटेंट पार्टी होते हुए भी क्या बन जाएगा वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वैसे हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि हम इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एक तरह से क्या कहेंगे उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई पर्सन था इडियट पर्सन था, ठीक है ना,
आप कहीं जा रहे थे, आपको क्या मिला, रास्ते में कोई इडियट पर्सन मिल गया, ठीक है, वो अपने घर से कहीं दूर चला आया, आपने क्या किया, उसकी टेक केयर की कुछ दिन के लिए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो उसके असली फैमिली मेंबर थे वो आपको मिल गए। अब उस केस में जो भी फैमिली मेंबर मिलेंगे तो आपने क्या की, जितने दिन भी उस इडियट पर्सन की क्या की, टेक केयर की, जो भी अमाउंट उसके ऊपर क्या किया, एक्सपेंस किया, उसके ऊपर जो भी अमाउंट क्या किया, खर्च किया, तो यहाँ पर लॉ के द्वारा जो उसके फैमिली मेंबर है वो क्या है, ओब्लिग्ड है वो अमाउंट आपको पे करने के लिए करता है। कि अगर आप किसी ऐसी इनकम्पिटेंट पार्टी कोई भी नेसेसरी जो सप्लाइड करते हो तो उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है, जो आपको वो जो पार्टी है सामने वाली उसके फैमिली मेंबर या फिर उसकी जो भी बिल होगी उसमें से आपको वो मिल जाएगा, उतनी कॉस्ट जो भी आपने उसके ऊपर क्या किया है, एक्सपेंस किया है। तो देखो, अगर मान लो आपने उस इनकम्पिटेंट पर्सन का क्या की, उस इडियट पर्सन की क्या की, जितने भी दिन आपने क्या किया, उसको अपने पास रखा, जितना भी एक्सपेंस किया उस पर्सन के ऊपर, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ ना। उनको तो बेनिफिट हो गया, जो फैमिली मेंबर थे उसके, ठीक है ना, उनको तो बेनिफिट हुआ कि जो भी पर्सन है उसकी क्या हुई, अच्छे से टेक केयर हुई, लेकिन आपका तो लॉस हुआ ना कि जितने भी एक्सपेंस आपने किए हैं आपको मिले नहीं। तो इस केस में लॉ अपने आप एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा कि जो भी वो फैमिली मेंबर है आपको क्या करे, जो भी एक्सपेंस आपने किए हैं उसको पे करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी। मान लो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, आपके पास आपने क्या कर रखा है, कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, ठीक है ना, आपने कोई प्रॉपर्टी क्या ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, ठीक है। अब जो भी ओनर है इस प्रॉपर्टी का, जो भी क्या है, ओनर है इस प्रॉपर्टी का, उसने इसके जो भी टैक्सेस थे वो पे नहीं किए, तो क्या किया, जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर थे इसने इसके ऊपर क्या कर दिए, कुछ पेनल्टी लगा दी इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर टैक्सेस पे नहीं किए तो क्या करेंगे, हम इसको ऑक्शन में सेल करके जो भी टैक्सेस थे हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बार के लिए तो आप उसके ऊपर रहते थे, ठीक है ना, मान लो आपका इसके ऊपर क्या था, कोई बिजनेस था, अगर आप वो प्रॉपर्टी दे देते तो आपका क्या, आपकी अर्निंग हो रही थी, आपने क्या कर रहे थे, आपसे अपना बिजनेस कर रहे थे, तो आप उसको वो प्रॉपर्टी अगर वो ऑक्शन में सेल हो जाती तो लॉस क्या होना था, आपका होना था। तो आपने क्या किया, आप इंटरेस्टेड हो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हो। अगर आपने ये खाली किया तो आपको मतलब और कहीं प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, तो हो सकता है आपके कुछ ज्यादा एक्सपेंस हो, तो आप क्या करते हो, वो जो भी अमाउंट है, जो भी पेमेंट है आप पे कर देते हो ओनर के बिहाफ पे उस इनकम टैक्स ऑफिसर को, ठीक है। तो इस केस में अपने आप एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अमाउंट पे क्या, किसने, टीनेंट ने, किसके बिहाफ पे, ओनर के बिहाफ पे, तो वो अमाउंट ओनर पे करेगा उस टीनेंट को, या फिर टीनेंट है जो वो रेंट में से उस अमाउंट को डिडक्ट करके ओनर को पे कर सकता है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड पर्सन कौन थे, आप थे, आपने वो अमाउंट क्या कर दी, पे कर दी, तो यहाँ पे बेनिफिट किसको मिला, ओनर को मिला ना, उसकी प्रॉपर्टी बच गई, लेकिन आपको तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो इसीलिए ये अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, तो इसलिए एक क्या हुआ, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ दोनों पार्टी के अंदर, और ओनर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा आपको वो अमाउंट पे करने के लिए। यहाँ पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अपने आप क्या बन गया, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो सेक्ट क्या आते हैं बच्चों, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट। नॉन ग्रेचुअस एक्ट का मतलब क्या, हमने पढ़ चुके हैं ग्रेचुअस, जहां पर हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसके बदले कोई भी पेमेंट नहीं की, वो क्या था, ग्रेचुअस। और नॉन ग्रेचुअस एक्ट क्या था, तब कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसके बदले हमें क्या करनी हो, कुछ कंपनसेशन पे करनी हो, वो क्या होता है बच्चों, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। पढ़ा होगा, याद आपको, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ये क्या कह रहा है, मान लो आपका कोई नेबर था जिसने क्या किया, सिलेंडर को बुक किया ऑनलाइन, और उसकी पेमेंट भी कैसे कर दी, ऑनलाइन कर दी, ठीक है ना, लेकिन गलती से वो सिलेंडर वाला क्या कर गया, डिलीवरी आपके घर दे गया उस सिलेंडर की, और आपने उस गैस सिलेंडर को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ओब्लिगेशन, एक लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट कर दिया जाएगा लॉ के द्वारा कि जो भी पेमेंट है, जो भी आपने उसके उस सिलेंडर को क्या किया है, यूज किया है, तो उसकी पेमेंट किसे करनी होगी, आपको करनी होगी, ठीक है ना। किसको, अपने नेबर को, क्योंकि नेबर ने तो सिलेंडर को यूज नहीं किया ना, आपने क्या किया, उस सिलेंडर को यूज किया,
तो यहाँ पे आपको क्या मिला, बेनिफिट मिला, अनजस्ट एनरिचमेंट मिला, नेबर को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उस लॉस को भरने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने नेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी का यूज, जो भी गैस सिलेंडर था, आपने उसका यूज किया है। बात क्लियर। फिर लास्ट पॉइंट बच्चों क्या है, लास्ट फिर सेक्शन 71 क्या कहता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। इसको समझो एक एग्जांपल से देखो। मान लो आपको क्या मिला, एक गोल्ड चेन मिली, ठीक है ना, गोल्ड चेन मिली, आपने जो भी उसका ओनर था उसको ढूंढा, लेकिन आपको ओनर नहीं मिला, तो आपने क्या किया, उस गोल्ड चेन को सेल कर दिया। लेकिन 1 साल बाद पता लगता है उस गोल्ड चेन का जो ओनर था वो आपके पास आ जाता है, कहीं ना कैसे भी करके उसको पता लग जाता है कि आपको क्या मिली थी, वो गोल्ड चेन मिली थी, ठीक है। तो उस केस में जो भी ओनर है उस गोल्ड चेन का, वो क्लेम कर सकता है क्या, जो अमाउंट है। एक तरह से यहाँ पे अपने आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी कि जो आपको गोल्ड चेन मिली है उसकी जो भी पेमेंट आपने सेल करके आपको जो भी पेमेंट रिसीव हुई थी, जितने की वो गोल्ड चेन थी, उसकी पेमेंट, अगर गोल्ड चेन है आपके पास, उसका पोजीशन है, तो गोल्ड चेन रिटर्न करो, वरना जो भी अमाउंट आपको सेल करके मिली है वो अमाउंट किसको दो, उस ओनर को दो, ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई। यहाँ पे अपने आप क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बात क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या था, फाइंडर ऑफ दी लॉस्ट गुड के केस में भी क्या हो जाता है, अपने आप ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। फिर सेक्शन 72 क्या कहता है बच्चों, पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और कॉर्सन। मतलब कि मान लो आपने बाय मिस्टेक किसी को ज्यादा पेमेंट कर दी, ठीक है। तो जब आप बाय मिस्टेक किसी को ज्यादा पेमेंट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई क्रेडिटर था, उसको पेमेंट करनी थी कितने की, 50,000 से, लेकिन बाय मिस्टेक आपने पेमेंट कर दी 70,000 की, तो जो भी आपका क्रेडिट था वो लाइबल है कि जो बाय मिस्टेक आपने उसको पेमेंट की है, तो अपने आप एक ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी, वो लाइबल है आपको जो भी आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको रिटर्न करने के लिए। तो बच्चों जितने भी ये केस हमने पढ़े, ये सारे किसके थे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के थे, ठीक है ना। तो सारे किसके थे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना, जहां पर क्या होता है, अनजस्ट एनरिचमेंट मिले एक पर्सन को एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे लो अपने आप एक सर्टेन राइट और सर्टेन ऑब्लिगेशन क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, पार्टी के बीच में अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात आती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर हमें कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, जहां पे जो एक्ट किया है हमने, ठीक है ना, जो भी एक्ट किया है, जो भी कंडक्ट किया है पार्टी ने, उसके बेस पे अपने आप क्लियर है कि क्या हमें सामने वाली पार्टी के और हमारे बीच में क्या हो रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है ना। जहां पर कोई वर्ड ना हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्टेंस में आया वो कॉन्ट्रैक्ट, वो कैसे आया, बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। जैसे एग्जाम्पल जो हमने अपनी क्लास में देखा था, क्या वाला, आप डॉक्टर के पास गए, उसकी सर्विस ली, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आपका क्या था बच्चों, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर इसने क्या पूछ रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो लो के द्वारा। अब तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही क्या करता है बच्चों, लो के द्वारा इम्प्लाइड होता है, लो क्या करता है, अपने आप उसको क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। उसके केस भी हमने पढ़ लिए। इसको हम इतनी डीपली इसलिए कर रहे हैं कि आप एग्जाम में जाओ तो इन चीजों को भूलो ना, बड़े अच्छे से करना। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे डेली, लेकिन बड़े अच्छे से करेंगे, हर एक टर्म को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जितना भी हम क्या करें, एमसीक्यू करें, उन एमसीक्यू के अंदर आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर। किस केस में जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए क्या कर देता है, ऑर्डर देता है। आपको याद हो हमने पढ़ी थी रेमेडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब एक पार्टी क्या करती है, ब्रीच कर देती है, तो उसी के अंदर एक क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो किस केस में देता है बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए ऑर्डर कब देता है कोर्ट, तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। वन पार्टी प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ था, बिल्कुल भी नहीं। डैमेज आर नॉट एडुकेट रेमेडी, जहां पर डैमेज, ये बिल्कुल राइट है, जहां पर डैमेज क्या हो, एडुकेट रेमेडी ना हो, ठीक है ना, उसको क्या करने के लिए, उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए
तो वहां पर कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकता है किसको, जो भी पार्टी कौन सी होती है, जो जिस पार्टी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, उस पार्टी को स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्या करो, परफॉर्म करो, और कोई रेमेडी एडवोकेट रेमेडी नहीं है उस डैमेज को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था, याद हो आपको किसका, घर वाला की उस लोकेलिटी के अंदर उसको कोई भी घर नहीं मिला, ठीक है ना, तो उस केस में क्या था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसको वो घर क्या करना पड़ेगा, उसी पार्टी को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, जिसके साथ उसने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, थर्ड केस क्या था, प्रोमिस हैज नॉट अटेम्प्ट टू मिटिगेट लॉस, ये भी नहीं होगा, डैमेज पेबल आर ह्यूज, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। रेमेडी, तो इसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों, रेमेडी इज गिवन बाय द कोर्ट टू बोथ पार्टी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक रेमेडी जहाँ पे कोर्ट क्या कहता है दोनों पार्टी को कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट क्या करो, परफॉर्म करो। द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सूट, द एग्रीव्ड पार्टी विल नॉट रिसीव, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एक तरह से क्या है, एडुकेट कंपनसेशन नहीं पा सकते, मतलब कि वो जो कंपनसेशन उसको मिल रहा है मॉनेटरी टर्म में वो एडुकेट कंपनसेशन नहीं है, इसलिए कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करो, किसको, डिफॉल्टर पार्टी को कहेगा। तो ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। ठीक है, तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, डैमेज आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉक टू द सेंटीमेंट ऑफ प्रोमिस। जिस मेजर को हम किसके बेस पे करते हैं, शॉक या फिर सेंटीमेंट ऑफ प्रोमिस के बेस पे। ऐसे कौन से डैमेज थे, याद आपको, विंडिक्टिव डैमेजेस, जहां पर जिस डैमेज का कंपनसेशन हम मॉनेटरी टर्म में पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो डैमेज हो रखे हैं उस पार्टी को, हो सकता है उसकी एक तरह से इमेज डाउन हो, उसकी सेंटीमेंट, उसके जो भी उसकी फीलिंग क्या हुई हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हर्ट हुई हो, तो वहां पे हम उसको मॉनेटरी टर्म में फुलफिल नहीं कर सकते। ऐसे डैमेज को हम क्या कहते थे, विंडिक्टिव डैमेज, अगर आपको याद हो तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। विंडिक्टिव डैमेज का मीनिंग क्या होता है, तो देखो, तो एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज क्या थे, समटाइम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी। सब कुछ बार जो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है उसके इसमें क्या हो जाता है, जो सामने वाली पार्टी होती है उसकी क्रेडिटेबिलिटी डाउन हो जाती है, ठीक है ना, ऑफ द पार्टी, और हो सकता है वो पार्टी की रेपुटेशन क्या हुई हो, हर्ट हुई हो। जहां पर पार्टी गुडविल डैमेज हो रखी है, उसको इमोशनल शॉक पहुंचा हुआ, क्या होता है, विंडिक्टिव डैमेज। और यहाँ पर भी क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, ऐसे डैमेज जो मेजर की जाता है किसके बेस पे, शॉक के बेसिस पे, तो कौन से हुए, विंडिक्टिव डैमेज। तो जो और डैमेज दे रखे इसके अंदर कौन से, जनरल डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, आपका जो लॉस ऑफ रेपुटेशन है ये भी क्या होता है, एक तरह से क्या किया है, विंडिक्टिव डैमेज का ही क्या होता है, एक तरह से विंडिक्टिव डैमेज ही होता है जिसके अंदर आपकी रेपुटेशन क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है ना, तो एक तरह से क्या होता है, विंडिक्टिव डैमेज के अंदर ही आता है, इसका मीनिंग के अंदर ही। ठीक है, जहां पर आपकी रेपुटेशन लॉस हुई हो, आपकी क्रेडिटेबिलिटी डाउन गई हो, वो क्या होता है, विंडिक्टिव डैमेज ही होता है। अब हमें देखना कि नॉमिनल और जनरल डैमेज क्या होता है। तो देखो बच्चों, नॉमिनल डैमेज क्या होते हैं आपके, जो बिल्कुल ना के बराबर हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उसके कारण कोई भी लॉस नहीं हुआ एग्रीड पार्टी को। ठीक है ना, कोई भी मॉनेटरी टर्म में कोई भी लॉस नहीं हुआ एग्रीड पार्टी को, सिर्फ कुछ ना के बराबर डैमेज पे करने पड़ते हैं, सिर्फ इस कारण से कि आगे जो भी कौन सी पार्टी डिफॉल्टर पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। तो क्लियर नॉमिनल डैमेज क्या है। फिर क्या है बच्चों, जनरल डैमेज। जनरल डैमेज क्या थे, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, जो ऑर्डिनरी लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे, आपको सिर्फ उतना ही लॉस हुआ है। और हमने देखा था क्या, जनरल डैमेज कैसे निकालते थे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उनके बीच का डिफरेंस आपका क्या होता है बच्चों, जनरल डैमेज। जो ऑर्डिनरी डैमेज नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे क्या होता है, किसी भी पार्टी को होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, विंडिक्टिव डैमेज होगा। तो सारी टर्म क्लियर यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे, वरना वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हर रोज़ थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको इस तरह डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी हम करें वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द थ्रेट ऑफ कमिट सुसाइड अमाउंट। तो जो आप एक तरह से क्या करना, डरा के, कैसे डरा के, सुसाइड के कमिटमेंट से डरा के कोई भी एक्शन करवाना, कोई भी कमिटमेंट को फुलफिल करवाना, किस में आएगा, कॉरिजन,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किसका पार्ट है? एक तरह से ये पार्ट है बच्चों कोरिजन का, ठीक है ना। जब आप क्या करते हो, कोई भी कॉन्टेक्ट करते हो सामने वाली पार्टी से, क्या करके, थ्रेट करके, किसका थ्रेट? कमिट ऑफ सुसाइड। तो कोरिजन के अंदर क्या था, तब आप इसके अंदर इंक्लूड फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फियर करके, थ्रेट करके, कैसे थ्रेट करके, फिजिकल या फिर फाइनेंशियल हार्म पहुंचा के, किसका पार्ट था? कोरिजन। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या था, जहां पर किसी की डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी है वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अनफेयर एडवांटेज लेती है, वो किसके अंदर था बच्चों? अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या था, जहां पर आपने क्या कर दी, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर दी, लेकिन वहां पर आपको पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। वो मतलब कि वो रिप्रेजेंटेशन कैसे थी, इनोसेंटली थी, वो किसका पार्ट बन जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन का। और लास्ट में क्या, फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर क्या था, जहां पर एक पार्टी को पता है कि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है सामने वाली पार्टी को वो क्या है, गलत है, लेकिन उसको सही बता के वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। जहां पे जानबूझकर हम कोई मिस्टेक करते हैं उसके अंदर वो आपको किसके अंदर आ जाएगा? फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।